सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन पोर्टल यानी कि प्रगति पोर्टल की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच नहीं बल्कि नए भारत की नई कार्य संस्कृति का सशक्त उदाहरण है। सीएम योगी ने कहा कि प्रगति उस प्रशासनिक मॉडल को दिखाता है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रखी और 2014 के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। सीएम योगी ने बताया कि प्रगति मॉडल की अवधारणा वर्ष 2003 में गुजरात में स्वागत यानी स्टेट वाइज अटेंडेंस ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में प्रारंभ की गई थी और जिसका उद्देश्य नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। और यह मॉडल आगे चलकर प्रगति के राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में विकसित हुआ है और जिसमें मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और सिस्टम रिफॉर्म के क्षेत्र में टीम इंडिया की अप्रोच को मजबूती प्रदान की है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समीक्षा नहीं है, अभी तो यह देश के अंदर नए भारत की नई कार्य संस्कृति का भी एक उदाहरण बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि प्रगति ने यह सिद्ध किया है कि जब इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती है तो आउटकम अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। डिजिटल गवर्नेंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूती देते हुए प्रगति एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां अंतर मंत्रालयीय और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से जटिल समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव हुआ। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सब की समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़ करके अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति केवल एक रिव्यू मैकेनिज्म नहीं बल्कि गवर्नेंस रिफॉर्म है। इसने शासन को फाइल केंद्रित संस्कृति से फील्ड आधारित परिणामों की दिशा में अग्रसर किया है। इसके माध्यम से निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है, समय और लागत की बर्बादी रुकी है तथा केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय के साथ साथ स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति के प्रभाव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने बताया कि इसके माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को गति मिली है। इनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं की प्रत्यक्ष समीक्षा प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है, जो शासन की विश्वसनीयता को भी दर्शाता है। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आज बीएमसी के लिए चुनाव प्रचार थमने जा रहा है और इस बार बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र के दोनों प्रमुख राजनीतिक गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए और महायुति अपने वास्तविक स्वरूप में शामिल नहीं हो रहे। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट एक साथ हैं, जबकि एनसीपी के दोनों गुट यानी कि शरद पवार गुट और अजित पवार अकेले दम पर चुनावी मैदान में। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में वाम दल और राष्ट्रीय समाज पार्टी समेत अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत कुल 29 नगर निगम और 15 जनवरी को यहां पर मतदान होगा। अकेले बीएमसी में 227 वार्ड हैं, जहां पर करीब 1700 उम्मीदवार मैदान में, जबकि पूरे राज्य में 15,000 से अधिक प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे और प्रचार अंतिम चरण में मुंबई का सियासी माहौल यहां पर बहुत तीखा नजर आया। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ भावनात्मक और पहचान से जुड़े मुद्दों ने प्रमुख जगह बनाई है। और प्रचार खत्म होने से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। शिंदे ने मराठी मानुष की दुर्दशा के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल किया कि जब 25 साल तक बीएमसी पर शिवसेना का शासन रहा तब आखिर क्या किया गया। गौरतलब है कि पार्टी के विभाजन से पहले शिवसेना ने 1997 से 2022 तक लगातार बीएमसी की सत्ता संभाली, जिसे लेकर अब तीखी राजनीतिक बहस की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक साथ चुनावी मंच पर नजर आए। मराठी अस्मिता को प्रमुख मुद्दा बनाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि मराठी समाज नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक ताकतों का अस्तित्व खतरे में है। भाषा और पहचान की राजनीति के बीच में राज ठाकरे के तीखे बयान भी चर्चा में रहे। कुल मिलाकर बदले हुए राजनीतिक समीकरणों, फ्रेंडली फाइट और गठबंधनों की नई शक्ल के बीच में अब सबकी नजर मुंबई की जनता पर टिकी है, जो मतदान के जरिए तय करेगी कि सत्ता किसे मिलेगी और किसे बाहर करेगी। मुंबई महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र की 29 नगर निगम चुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 15 जनवरी को मतदान होने वाले हैं। उसके पहले चुनाव आयोग की तरफ से यह अपील की गई है कि कोई भी शख्स आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार मुंबई की सड़कों पर रैलियां निकाली जा रही है। एक तरफ मुंबई महानगर पालिका को बचाने की जद्दोजहद ठाकरे बंधु कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महायुति इसे विकास के लिए बदलाव जरूरी का नारा देकर लगातार इस पर फोकस कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से मुंबई की सड़कें पूरी तरह से चुनाव प्रचार में रमी हुई थी, लेकिन आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि 15 जनवरी को मतदान होने हैं। हालांकि मतदाता यह डिसाइड करेगा कि किसके हाथ में महापौर की कमान देना है, लेकिन उसके पहले जिस तरह का प्रयास ठाकरे बंधु ने किया है, ठाकरे बंधु की तरफ से कहा गया है कि मराठी अस्मिता के लिए यह आखिरी लड़ाई है, तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की तरफ से कहा गया है कि अगर महाराष्ट्र में विकास चाहिए तो बदलाव जरूरी है। और देखना यह होगा कि क्या मुंबई और महाराष्ट्र की जनता बदलाव को स्वीकारती है या फिर मराठी अस्मिता को लेकर सामने आती है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भाटन को मुंबई। 10 मिनट में प्रोडक्ट्स की डिलीवरी वाले क्विक कॉमर्स मॉडल को लेकर अब केंद्र सरकार सख्त रुख अपना चुकी है। दरअसल डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर बढ़ती हुई चिंताओं के बीच केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद इस सेक्टर में हलचल तेज हुई और इसी कड़ी में क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने सभी ब्रांड से 10 मिनट में डिलीवरी का फीचर हटाने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल में क्विक कॉमर्स सेक्टर में सक्रिय कंपनियों के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और इस बैठक में उन्होंने डिलीवरी कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। डिलीवरी के लिए तय किए गए सख्त नियम की सीमा हटाने की सलाह दी और केंद्रीय श्रम मंत्री के साथ बातचीत में कंपनियों ने अपने विज्ञापनों से और प्लेटफॉर्म से टाइम लिमिट हटाने पर सहमति जताई थी और जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। और सूत्रों के मुताबिक ब्लिंकिट के इस कदम के बाद में अन्य क्विक कॉमर्स कंपनीज भी जल्द ही इस पर फैसला ले सकती हैं। गौरतलब है कि 10 मिनट में डिलीवरी के दबाव को लेकर डिलीवरी बॉय की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। हाल के दिनों में इस मॉडल के खिलाफ में देश भर में एक तरीके की मुहिम चल पड़ी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि तय समय में डिलीवरी का दबाव कर्मचारियों की जान के लिए खतरा बन सकता है। ये मुद्दा संसद तक भी पहुंच चुका है, जहां तक डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। सोशल मीडिया पर इसके विरोध में लगातार आवाज उठ रही थी और इसको लेकर डिलीवरी बॉय ने वेतन वृद्धि और डिलीवरी की टाइम लिमिट हटाने की मांग को लेकर हड़ताल भी की थी। अब सरकार के हस्तक्षेप और कंपनीज के फैसलों के बाद माना जा रहा है कि क्विक कॉमर्स सेक्टर में डिलीवरी मॉडल को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शक्सगाम घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। भारत की कड़ी आपत्तियों के बावजूद चीन ने इस क्षेत्र पर अपना दावा दोहराते हुए वहां पर चल रही चीन की परियोजनाओं को पूरी तरीके से वैध बता दिया। दरअसल चीन सी पैक के तहत शक्सगाम घाटी में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसे लेकर 9 जनवरी को भारत ने शक्सगाम घाटी में चीन की गतिविधियों की आलोचना करते हुए स्पष्ट कहा था कि इलाका भारतीय क्षेत्र है और भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। भारत की सख्त आपत्ति के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता
माओ निंग ने कहा कि जिस इलाके में बात की जा रही है वो चीन का हिस्सा है, वो अपने ही क्षेत्र में बुनियादी ढांचा और गतिविधियां चीन का अधिकार है उसको विकसित करना। उन्होंने दावा किया कि चीन और पाकिस्तान के बीच 1960 के दशक में सीमा समझौते के तहत दोनों देशों की सीमा तय की गई थी और दो संप्रभु देशों का यह अधिकार है। सीपेक को लेकर भारत की आपत्तियों पर उन्होंने कहा कि एक आर्थिक सहयोग परियोजना है जिसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन में सुधार लाना है। तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि शक्सगान घाटी भारत का हिस्सा है और भारत ने 1963 में हुए तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। उन्होंने इस समझौते को अवैध और अमान्य करार देते हुए कहा कि भारत तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक को भी नहीं मानता, क्योंकि ये उस क्षेत्र से होकर गुजरता है जिस पर पाकिस्तान का जबरन और अवैध कब्जा है। जायसवाल ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। ये बात पाकिस्तान और चीन को कई बार स्पष्ट भी की जा चुकी है। चीन ने कश्मीर के मुद्दे पर भी अपना पुराना रुख दोहराते हुए कहा कि चीन पाक सीमा समझौते और सीपेक का कश्मीर विवाद से कोई संबंध नहीं है। चीन का आधिकारिक रुख है कि जम्मू कश्मीर एक लंबे समय से चला रहा विवाद है जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। इससे पहले भी भारत ने शक्सगान घाटी को लेकर कड़ी आपत्ति जता चुका है और पाकिस्तान द्वारा 1963 में भारत के कब्जाए गए क्षेत्र का हिस्सा चीन को सौंपे जाने की शुरू से ही अवैध मानता रहा है, जिससे इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में मतभेद लगातार गहराते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ईरान को लेकर साफ तौर पर वॉर मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी करते हुए सभी अमेरिकी सिटीजन्स को फौरन ईरान छोड़ने का निर्देश दे दिया। यह फैसला ईरान में बीते 2 हफ्तों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच लिया गया, जहां पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। अमेरिका ने खास तौर पर अमेरिका और ईरान की दोहरी नागरिकता रखने वालों को गंभीर खतरे की चेतावनी दी। और इस बीच अमेरिका में रह रहे ईरान के क्राउन प्रिंस राजा पहलवी ने दावा किया है कि ईरान की सत्ता से जुड़े कई प्रभावशाली लोग देश छोड़ने की तैयारी में हैं और इसके लिए विमान लोड किया जा रहा है। उनका कहना है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और उसके करीबी सीक्रेट्स मीटिंग में जुटे हुए हैं और जिससे सत्ता के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन भड़काने के आरोप में इरफान सुल्तानी को फांसी दे जाने की तैयारियां की जा रही हैं। उन्हें बुधवार को फांसी देने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं अमेरिकी सरकार ने चेतावनी दी है कि ईरान में अमेरिकी नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी और लंबी पूछताछ और प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। हालात को और गंभीर बनाते हुए ईरानी सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया है, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने की कोशिश करार दिया। संचार व्यवस्था ठप होने और सुरक्षा चिंताओं के चलते लुफ्थांसा, एमिरेट्स, टर्किश एयरलाइंस और कतर एयरवेज सहित कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 16 जनवरी तक अपनी उड़ानें रद्द या सीमित कर दी हैं, जबकि तेहरान का इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में कार्रवाई के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप के विकल्प को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है और चेतावनी दी है कि रेड लाइन पार होने पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि विकल्पों पर विचार कर रही है और उन्हें हर घंटे स्थिति की रिपोर्ट मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के साथ में कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी देकर ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका और बढ़ा दी है। ईरान के 31 प्रांतों के 110 शहरों में जारी प्रदर्शन, अमेरिका और सैन्य तैनाती और आर्थिक दबाव के बीच में पश्चिम एशिया एक बार फिर से बड़े संकट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला फेनी जिले के दागन भुइया इलाके में सामने आया, जहां 28 साल के हिंदू युवक समीर कुमार दास की हत्या कर दी गई। समीर दास को पीट पीट कर, चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उनका बैटरी ऑटो रिक्शा लूट लिया गया। पिछले 25 दिन में हिंदू समुदाय के व्यक्ति की हत्या की 8वीं वारदात है। वहीं बांग्लादेश में बीते 42 दिन में कुल 13 हिंदुओं की जान जा चुकी है। ये घटना ऐसे समय में हुई जब बांग्लादेश लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। पुलिस के मुताबिक समीर दास दागन भुइया के रामानंदपुर गांव का रहने वाला था और लंबे समय से ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार वालों ने बताया कि रविवार की रात वो समय पर घर नहीं पहुंचे और जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। पुलिस को सूचना दी गई और देर रात करीब 2 बजे दक्षिण करीमपुर मोहरी बाड़ी के पास उनका लहूलुहान अवस्था में शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे पूर्व नियोजित हत्या बताया। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
लगातार हो रही इन घटनाओं को लेकर प्रशासन की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े होने लगे। कई मामलों में इन्हें सामान्य आपराधिक घटनाएं या व्यक्तिगत विवाद बताकर टालने के आरोप लगे। वहीं पीड़ित हिंदू समुदाय का यह कहना है कि डर का माहौल इतना बढ़ गया है कि लोग घर से बाहर निकलने, दुकान खोलने और यहां तक कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से हिचकते हैं। इनमें पहले नरसिंदी जिले में हिंदू दुकानदार भरत चक्रवर्ती मणि की हत्या और जेल में बंद सांस्कृतिक कार्यकर्ता प्रोलॉयड चाकी की इलाज के अभाव में मौत ने भी हालात की गंभीरता को उजागर किया था। इन घटनाओं पर भारत सरकार ने गहरी चिंता जताते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों से जुड़ा विषय बताया। मानवाधिकार संगठनों ने भी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के दोषों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावी सुरक्षा देने की मांग की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये स्थिति न केवल बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकता है।